आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, अब सर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं? तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब होता है कि मतलब कोई केंद्र के बीच, ये कोई वर्त है, इसका एक केंद्र बिंदु है ना, ये केंद्र बिंदु है, इसके जो इर्द गिर्द जो मान होगा, इस केंद्र बिंदु के जो इर्द गिर्द का मान होगा वही क्या कहलाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब मेजरमेंट जो है किसी भी मतलब संख्या का मेजरमेंट निकालने के लिए, किसी भी संख्या का मेजरमेंट यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने के लिए हम मुख्यतः दो भागों में इसको बांटते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब कौन कौन से दो भाग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के भागों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है आपका वो है गणितीय माध्य। फर्स्ट है आपका गणितीय माध्य, और जो दूसरा है वह है आपका स्थिति माध्य। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को कितने भागों में बांटा गया है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो गणितीय माध्य और स्थिति माध्य, तो दो भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं गणितीय माध्य की, तो गणितीय माध्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। गणितीय माध्य को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला है इसके अंदर समांतर माध्य, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन, MEAN, मीन। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड के अंदर, इसे बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर माध्य। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर गुणोत्तर माध्य, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा है इसके अंदर हरात्मक माध्य। क्या है? हरात्मक माध्य। तीसरा है हरात्मक माध्य, जिसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब देखो स्थिति माध्य के अंदर हम कितने भागों में बात करते हैं? इसके अंदर दो भाग होते हैं। स्थिति माध्य के अंदर दो भाग होते हैं। पहला होता है माध्यिका। क्या होती है? माध्यिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? M से। और इसके अंदर दूसरा जो होता है वो होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक, जिसे बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड, और उसे हम डिनोट करते हैं Z से। तो एक बार रिकॉल कर लेता हूँ आपके लिए कि सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। पहला है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थिति माध्य। ठीक है, अब गणितीय माध्य को कितने भागों में बांटा गया है? गणितीय माध्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहला समांतर माध्य, उसे मीन बोलते हैं, उसे हम किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। और दूसरा है गुणोत्तर माध्य, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा है हरात्मक माध्य, उसे बोलते हैं हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिति माध्य की। स्थिति माध्य को हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका, जिसे बोलते हैं मीडियन, और उसे हम डिनोट करते हैं M से। और दूसरा है बहुलक। बहुलक को बोलते हैं हम मोड, और मोड को हम डिनोट करते हैं Z से। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का पूरा डायग्राम आपको समझ में आया, तो मैं आगे चलता हूँ। अब हम बात करेंगे गणितीय माध्य के अंदर सबसे पहला जो है समांतर माध्य। कैसे निकालते हैं समांतर माध्य, इसके बारे में आपको चर्चा करूँगा। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर जो पहला टॉपिक है गुणोत्तर गणितीय माध्य, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है समांतर माध्य को हम क्या बोलते हैं? मीन, और इसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो हम बात करेंगे समांतर माध्य की। समांतर माध्य क्या होता है? इसकी बात करूं तो समांतर माध्य को हम क्या बोल सकते हैं? औसत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औसत को बोलते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज, यानी कि संख्याओं का औसत निकालना ही क्या कहलाता है? समांतर माध्य निकालना कहते हैं। अब देखो, अब समांतर माध्य को भी समांतर माध्य ज्ञात करने की मुख्यतः तीन श्रेणियां होती हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि समांतर माध्य ज्ञात करने की
श्रेणियाँ, समांतर माध्य ज्ञात करने की श्रेणियाँ। ठीक है, तो कितनी श्रेणियाँ होती है, तो मैं बता देता हूँ आपको। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 श्रेणियाँ होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी श्रेणियाँ होती है, 3 होती है। पहली जो श्रेणी है वह होगी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी होगी, व्यक्तिगत श्रेणी। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी जो है वो आपकी खंडित श्रेणी। दूसरी जो है आपकी कौन सी होगी, खंडित श्रेणी। ठीक है, और तीसरी जो होगी वो आपकी होगी सतत श्रेणी। कौन सी होगी, सतत श्रेणी। ठीक है, वापिस समझें मैं क्या कह रहा हूँ। समांतर माध्य को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। एक्स बार इसका मतलब होता है औसत यानी एवरेज निकालना। अब देखो, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कितनी विधियाँ होती है, श्रेणियाँ कितनी होती है, 3 होती है। यानी 3 श्रेणियों के माध्यम से, 3 सीरीज के माध्यम से हम जो है समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, जो लास्ट है, पहला जो है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है हमारा खंडित श्रेणी और तीसरा है हमारा सतत श्रेणी। लेकिन जो लास्ट में जो हमें दे रखा है कंटिन्यू सीरीज, जो सतत श्रेणी दे रखी है, इसमें भी 2 टाइप्स है, इसके भी 2 भाग है। कौन कौन से, फर्स्ट और सेकेंड। इसके अंदर पहला है अपवर्जी। कौन सा है, अपवर्जी श्रेणी, यानी अपवर्जी श्रेणी पहला है इसके अंदर, अपवर्जी श्रेणी। और इसके अंदर दूसरा है समावेशी, समावेशी श्रेणी। अब देखो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। अब इसको सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज और इसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो ये देखो पूरा चार्ट है कि समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी श्रेणियाँ होती है, 3 होती हैं। पहली होती है व्यक्तिगत सीरीज, दूसरी होती है आपकी खंडित श्रेणी और तीसरी होती है आपकी सतत सीरीज। और सतत सीरीज को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, अपवर्जी और समावेशी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि यानी व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से जो है समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। चलो देखिए, अब देखो, अब मैं आपको जो व्यक्तिगत श्रेणी है, जो हमारी पहले जो श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी, इसके माध्यम से हम कैसे जो है समांतर माध्य की गणना करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से समांतर माध्य की गणना। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी से हम समांतर माध्य की कैसे गणना करते हैं, अब देखें। ठीक है, तो देखो हमारे पास x दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है जैसे 1, 2, 3 और 4 और 5, ये हमें वैल्यू दे रखी है। और ये एक श्रेणी कौन सी, सिंगल श्रेणी दे रखी है, तो इसका मतलब कौन सी सीरीज हो गई, ये इंडिविजुअल श्रेणी यानी व्यक्तिगत श्रेणी है। अब ये कह रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, यानी x बार निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, जब सिंगल श्रेणी यानी व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो, तब आपका x बार निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जब आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो और आपको समांतर माध्य की गणना करनी हो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो x बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा x अपॉन n। जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। और जो n है, n का मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम, यानी इसका मतलब होता है सम, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम यानी पदों की संख्या। समझ में आई मेरी बात, जहाँ पर भी समझ में नहीं आए पूछ लेना। ठीक है, तो ये होता है पदों की संख्या। जब ऐसी श्रेणी दे रखी हो, जब x बार निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा x अपॉन n, यानी सिग्मा का मतलब होता है पदों का जो योग है, सम। ठीक है, सम का मतलब होता है टोटल है ना। ठीक है, और जब n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर मान रखते हैं, देखो सिग्मा x, यानी सिग्मा का मतलब हो योग, और किसका योग करना है, x का, तो इन सभी का योग करते हैं तो इसका योग आएगा 15। ठीक है, अब जब n दे रखा है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, तो काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो हम काउंटिंग करने पर हमारे पास कितना आए, 5। अब ये 5 की टेबल से ये हम कट जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा आपका 3, तो x बार का मान आपके पास आ जाएगा 3। समझ में आया आप सभी को, ये व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करना समझ में आया सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे हमारा जो है जो खंडित श्रेणी के बारे में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। थैंक यू।